हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से बताओ, ऑडिबल सभी को? ऑडिबल? चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज एक बार मैं आपको पहले क्या करता हूँ, थोड़े से फॉर्मूले है वो रिवीजन करा देता हूँ। तो आज जो हमारे पास में टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? इंडक्शन मशीन जो है वो अपन करते हैं। कुछ डीसी के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज कराता हूँ। जैसे डीसी के फॉर्मूले तो मैं आपको लगभग सारे रिवाइज करवा चुका था। अच्छा बताओ, आपके पास में सारा फॉर्मूला जो है वो आपके पास में अवेलेबल है ना? फॉर्मूले आपके पास में सारे अवेलेबल है, मशीन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं सारे अवेलेबल है कि नहीं है? आपको पता होगा, एक फॉर्मूला रिवीजन क्लास हुई थी एसएससी जेई से पहले, और उसके अंदर मैंने जितने भी मशीन के फॉर्मूले हो सकते हैं वो लगभग सारे आपको रिवीजन करवा दिए थे। तो अगर आपके पास में नहीं हो तो बता देना, तो मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन वाला जो चार्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। नॉट ऑडिबल? एक बार जल्दी से बताओ, ऑडिबल नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, नॉट अवेलेबल है ना, ऑडिबल नहीं। चलो, अवेलेबल नहीं है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं अवेलेबल तो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। आफ्टर क्लास जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप उन फॉर्मूले को जरूर चार्ट अपने पास रखना, जितने भी मशीन के फॉर्मूले हैं एक ही कॉपी में आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, समझना। जितने भी इंडक्शन मशीन में जितने भी फॉर्मूले होंगे ना, चलिए तो यहां पर अगर हम बात करें तो इंडक्शन मशीन में देखो, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फॉर्मूला तो स्लिप का होता है, NS माइनस NR डिवाइड बाय NS। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इस पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो स्लिप पर आपको मिलेगा, नहीं तो स्लिप स्पीड पर आपको मिलेगा। स्लिप स्पीड पर आपको मिलेगा, स्लिप स्पीड को अपन बोलते हैं SNS। अगर इस पर नहीं मिलेगा तो आपके पास में जो है रोटर फ्रीक्वेंसी पर आपको मिल जाएगा, SF होता है। नहीं तो रोटर के EMF पर मिल जाएगा, वो भी S इंटू E2 होता है। नहीं तो रोटर के रिएक्टेंस पर आपको मिल जाएगा, वो S इंटू X2 होता है। और नेक्स्ट हमारे पास में रोटर के रेजिस्टेंस पर जो है वो हमारे पास में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, जितनी भी बार आपका मेंस का पेपर होता था तो यहाँ से इंडक्शन मशीन से एक नए क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता था, न्यूमेरिकल। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल, और यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। अगर इसके बाद में यहाँ से नहीं मिलेगा तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क का क्या पता आपको फॉर्मूला पूछ ले। तो यहाँ पर अगर मैं अब बात करूं, नेक्स्ट नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क, और यहां पर नेक्स्ट होगा दूसरा हमारे पास में रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क, अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो हमारे पास में रहेगा 3 × 60 डिवाइड बाई 2π/NS। नेक्स्ट होगा E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होगा। रनिंग टॉर्क या फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो भी आपको याद रखना है, 3 × 60 डिवाइड बाई 2π/NS S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा कंडीशन 4। हाँ, डीसी में न्यूमेरिकल करने हैं, फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए थे। अपन डीसी और इंडक्शन दोनों के करने वाले हैं, तो मैं इंडक्शन के फॉर्मूले भी आपको लिखा देता हूँ, है ना। कर लेंगे, डीसी के भी हो जाएंगे यार, मुझे पता है सारी चीजें होगी। डीसी में न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको भी करवा दूंगा, है ना। अभी मैं आपको करवा दूंगा आज की क्लास में ही। लेकिन एक बार हम फॉर्मूले भी देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा फॉर्मूला भी शॉर्ट रिवीजन हमारे पास में हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन ही देखेंगे लास्ट में, है ना। आधे घंटे तक अपन जो फॉर्मूले हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ सकता है। नेक्स्ट यहां पर आपसे पूछेगा कंडीशन 4 मैक्सिमम टॉर्क। कंडीशन 4 मैक्सिमम टॉर्क, अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो मैक्सिमम टॉर्क में R2 और X2 यहां पर बराबर होगा। मतलब ध्यान रखना, ये दोनों बराबर होंगे, या फिर जो है ये यहां पर S और आएगा ना, स्लिप SX2 होगा। तो यहां पर स्लिप इसके बराबर हो जाएगा, तो यहां लिख देना R2 इज इक्वल टू क्या होगा, स्लिप टाइम्स ऑफ X2 होगा। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा जाएगा यहां पर, अगर मैं अगले पॉइंट पर बात करूं तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला पूछ लेगा, नहीं तो वो होगा हमारे पास में 3 × 60 डिवाइड बाई 2π/NS और E2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2X2।
यहां पर भी मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला सेम ही होगा ना। यहां पर ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है यहां पर वो हमारे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। और जिस यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए पावर फैक्टर, कहां पर पावर फैक्टर एट मैक्सिमम टॉर्क है ना, पावर फैक्टर एट मैक्सिमम टॉर्क, तो क्या होगा, पावर फैक्टर एट मैक्सिमम टॉर्क, पावर फैक्टर एट टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क पर जो है वो क्या होगा, ध्यान रखना 1/√2 होगा। ये भी हमारे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना। जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है वो यहां से आप एसएम निकालोगे, एसएम जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है वो R2 डिवाइड बाय X2 होता है। ये एसएम क्या है, ध्यान रखना वो स्लिप है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, ये हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर न्यूमेरिकल बनाएगा तो वो आपको या तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो है वो आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो होता है 2 इंटू एस एम अपॉन 1 प्लस एस एम स्क्वायर। नेक्स्ट, दूसरा हमारे पास में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क है ना, फुल लोड टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क का जो रेशियो होता है वो हमारे पास में रहता है 2s इंटू एस एम अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। ये फॉर्मूले आप याद रखोगे। अगर आपके पास में ये नहीं होगा तो पावर फ्लो इक्वेशन वाला याद रखना, पावर फ्लो इक्वेशन, पावर पावर फ्लो या पावर स्टेज लिख दो इसी को, पावर स्टेज। तो पावर स्टेज में ये फॉर्मूला याद रखना, एक ब्लॉक डायग्राम, इसके ऊपर काफी अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और मैं आपको अभी करवाऊंगा न्यूमेरिकल इसके ऊपर। यहां पर स्टेटर इनपुट आएगा, यहां पर क्या आएगा, 3 फेज इनपुट, 3 फेज इनपुट। ये हमारे पास में क्या होगा, स्टेटर। यहां पर क्या होगा, स्टेटर में कोर लॉस होंगे, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस होंगे हमारे पास में। नेक्स्ट, यहां पर क्या होगा, रोटर होगा, और रोटर में यहां पर क्या होगा, ओनली सिर्फ कॉपर लॉस होंगे। यहां पर क्या होगी, शाफ्ट होगी, शाफ्ट में यहां पर क्या होंगे, मैकेनिकल लॉस होंगे। यहां पर क्या आएगा हमारे पास में, तो यहां पर शाफ्ट आउटपुट आएगा, शाफ्ट आउटपुट। तो ये शाफ्ट आउटपुट पीएसएच है, मान लो अगर मैं ऐसा लिख देता हूं। और यहां पर जो है, यहां पर मिलेगा रोटर आउटपुट मिलेगा, यहां पर मिलेगा रोटर इनपुट मिलेगा। तो ये हमारे पास रोटर इनपुट रोटर आउटपुट है। यहां पर 3 फेज इनपुट क्या होता है, √3 VI इंटू कॉस फाई। तो ये काम आएगा आपके पास में फॉर्मूला सॉल्व करने, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और इसी से हमने डेरिवेशन किया था, इसी से हमने डेरिवेशन किया था। और यहां से हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि रोटर कॉपर लॉस जो होता है, रोटर कॉपर लॉस RCL जो होता है, स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट होता है। और अगला फॉर्मूला होगा रोटर आउटपुट डिवाइड बाय रोटर आउटपुट पावर डिवाइड बाय रोटर इनपुट पावर जो है वो होता है 1 - S हमारे पास में होगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट सर्किट पर, इक्विवेलेंट सर्किट पर, इक्विवेलेंट सर्किट पर, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कुछ इस तरह का यहां पर होता है। ये ध्यान रखना, ये जो मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं ये IEEE इक्विवेलेंट सर्किट है, IEEE इक्विवेलेंट सर्किट है, IEEE इक्विवेलेंट सर्किट है। यहां पर अगर हम बात करें, इधर वोल्टेज V1 जा रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, रिएक्टेंस JX1 है, ये JXM हमारे पास में है, ये R2 डैश है, ये JX2 डैश है, और ये हमारे पास में क्या है, RL डैश है, जिसकी वैल्यू होती है R2 डैश 1/S-1। और यही फॉर्मूला होता है किसका, बताओ, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड। ये किसका फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हमारे पास में रहेगा, है ना। चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं, हाँ ये हमने रिवीजन कर लिए थे डेफिनेटली, बट एक सारे फॉर्मूले एक बार और आप देख लो, ताकि जो है फिर अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले ही अप्लाई करना है आपको सभी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, तो ध्यान रखना टाइप्स ऑफ स्टेटर से क्वेश्चन बनता है यहां पर, न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ स्टार्टर, स्टार्टर।
अगर मैं टाइप्स ऑफ स्टार्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर टाइप्स ऑफ स्टार्टर के अंदर जो है, अगर मैं बात करूं सबसे पहला डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डीओएल स्टार्टर के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड, और उसका क्या होगा स्क्वायर इनटू एस ऑफ फुल लोड हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला जो होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, या फिर क्या होगा स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो ध्यान रखना, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो होता है वो एक्स स्क्वायर इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड स्क्वायर इंटू क्या होता है एस ऑफ फुल लोड हमारे पास में होगा। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, अगला फॉर्मूला हमारे पास में आएगा किसका, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा थर्ड, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहां पर क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो होगा वो 1/3 आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड स्क्वायर इनटू क्या होगा एस ऑफ फुल लोड। तो ये मेरे पास में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क होगा किसमें, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर होगा हमारे पास में। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखना। यहां पर जो है, यहां पर करंट का रेशियो अगर आपको पता होगा, स्टार्टिंग टॉर्क जो है अगर मैं बात करूं तो डीओएल के कंपैरिजन में ना, टॉर्क किसमें, डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कंपैरिजन में, डीओएल मेथड के कंपैरिजन में डिवाइड बाय 3 होता है, और जो हमारा करंट होगा यहां पर किसमें, स्टार डेल्टा में ना, स्टार डेल्टा में। और स्टार डेल्टा में जो लाइन करंट होगा वो ध्यान रखना वो क्या होगा, यहां पर क्या होगा आई डीओएल के अंदर है ना, डिवाइड बाय 3 होगा लाइन करंट की फॉर्मेट में। ये भी रेशियो आप याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लेगा न्यूमेरिकल। हाँ, दोनों इक्वल होने के लिए यहां पर जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर टैपिंग जो होनी चाहिए 57.7% होनी चाहिए। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्रॉलिंग कहां पर आता है, क्रॉलिंग जो है वो ns/7 स्पीड पर आता है, ये भी पॉइंट याद रखना। क्रॉलिंग कहां पर आता है तो ns/7 स्पीड पर, मतलब क्रॉलिंग की वजह से रोटर आपका ns/7 पर रोटेट होने लग जाता है। और सेवंथ हार्मोनिक की जो स्लिप होती है वो ns माइनस ns/7 डिवाइड बाय ns होती है, यानी कि 6/7 होती है। लेकिन फिफ्थ हार्मोनिक की जो स्लिप होती है वो ns प्लस ns/5 डिवाइड बाय ns होती है, यानी कि ये 6/5 यानी कि कितना होगा 1.2 हमारी स्लिप होती है ना। ये पूछेगा S5 का मतलब क्या है, स्लिप ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक। ये बोलेगा स्लिप ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक, हार्मोनिक। और ये हमारे पास में क्या होगा, स्लिप ड्यू टू सेवंथ हार्मोनिक, स्लिप ड्यू टू सेवंथ हार्मोनिक। तो ये सेवंथ हार्मोनिक की स्लिप होगी और ये फिफ्थ हार्मोनिक की हमारे पास में स्लिप रहेगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्पीड कंट्रोल मेथड में, स्पीड कंट्रोल मेथड में कैस्केडिंग के अंदर है ना, कैस्केडिंग में एक फॉर्मूला आता है, कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर की कैस्केडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें 4 टाइप की स्पीड आती है, 120f डिवाइड बाय P1, 120f डिवाइड बाय P2 और 120 इंटू एफ डिवाइड बाय P1 प्लस P2। और नेक्स्ट क्या आएगा 120 इंटू एफ डिवाइड बाय P1 माइनस P2। ये हमारे पास में क्यूमुलेटिव कैस्केडिंग में होता है फॉर्मूला, क्यूमुलेटिव कैस्केडिंग। और ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये होता है डिफरेंशियल कैस्केडिंग। चलो सारे फॉर्मूले हो गए, कुछ बचा तो नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म। क्या बोल रहे हो, स्क्रॉलिंग के केस में फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेवंथ हार्मोनिक के क्या क्या रोल होते हैं। बेटा फिफ्थ हार्मोनिक जो है वो ब्रेकिंग रीजन में एग्जिस्ट करता है और सेवंथ हार्मोनिक मोटरिंग रीजन में एग्जिस्ट करता है। अभी मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बनवा दूंगा, ठीक है आकाश। तो जल्दी से बताओ कोई फॉर्मूला बचा तो नहीं है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे कंप्लीट हो गए।
तो इन सभी पर तो न्यूमेरिकल बनेगा, बाकी थ्योरेटिकल तो देखो आप सभी ने सीबीटी 1 की प्रिपरेशन में पढ़ाई है, थ्योरेटिकल जितना भी है, बट ये सारे फॉर्मूले जो है मैंने आपको बता दिए हैं। बाई क्रॉलिंग की वजह से टॉक स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलो तो अपन आते हैं क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है। अभी जितने फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज कराए वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के हैं। आपसे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। इनमें से जो है कौन सी रेटिंग दे रखी है आपको, आपसे पूछा हुआ इनमें से किसके अंदर हाईएस्ट जो हमारे पास में रेटिंग होगी कैपेसिटर की, जल्दी से बताओ। इनमें से किसके अंदर जो है, मान लो एक मोटर 94 वोल्ट की है, एक 187 वोल्ट की है, एक 373 वोल्ट की है और एक 560 वोल्ट की है। तो इनमें से किसके अंदर जो कैपेसिटर है वो सबसे हाईएस्ट होगा। तो आपको शायद पता होगा कि हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज बनाई थी, वहां पर टॉर्क कम होता है, उसको बढ़ाने के लिए हमने कैपेसिटर लगाया था। तो हाई रेटिंग की मशीन बनेगी, यानी रेटिंग बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे थे, कैपेसिटेंस जो है वो अपन ऐड कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, ये बोला हाईएस्ट कैपेसिटर किसमें होगा, तो जिसकी रेटिंग सबसे क्या होगी, हाईएस्ट होगी, है ना। क्योंकि कैपेसिटेंस के अगर हम कैपेसिटर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेटिंग हमारे पास में क्या होगी, बढ़ेगी। ये मैंने आपको पढ़ा होगा आप सभी ने, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा जल्दी से बताओ। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज को अपन सिर्फ ओनली 500 वोल्ट एप्लीकेशन तक हम इसको यूज करते हैं। फिर कैपेसिटर स्टार्ट को 750 तक यूज किया जाता है। फिर उसके आगे हम क्या करते हैं, उसको ओनली हम यूज करते हैं 1000 तक हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस हम ऐड कर रहे थे तो उससे हमारी रेटिंग क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। तो ध्यान रखना कैपेसिटर को आप ऐड करके जो है आप रेटिंग क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो बस आप ऐसा याद रखो, कैपेसिटर बढ़ेगा तो रेटिंग हमारे पास में क्या होगी, बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, अगर हम आते हैं, चलो इस न्यूमेरिकल का आप आंसर बताओ क्या आंसर होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। चलिए समझना, आपसे बोला स्टार्टिंग टॉर्क 80 न्यूटन इंटू मीटर है, और आपसे क्या बोल रहा है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है ना। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां से लिख दो T2 डिवाइड बाय T1 जो है वो क्या होगा, X2 डिवाइड बाय X1 का क्या होगा, स्क्वायर। X2 डिवाइड बाय X1 का क्या होगा, स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान रखना यहां पर X2 डिवाइड बाय X1 का स्क्वायर कर दूं तो पहले 30% टैपिंग है, बाद में 60% हो चुकी है। तो 60 डिवाइड बाय 30 का क्या होगा, स्क्वायर, और यहां पर जो है कितना आएगा, 4। तो यहां से T2 जो आएगा वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ T1, 4 टाइम्स ऑफ T1, तो 4 इंटू T1 कितना है, 80 है। तो यहां से आ जाएगा 320। तो 320 न्यूटन इंटू मीटर जो है वो करेक्ट आंसर है।
तो आपका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे। आपसे बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, इफ ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट ए स्लिप ऑफ -0.05, यहां पर ध्यान रखना कितने पर ऑपरेट हो रही है, -0.05 पर है, देन द मशीन विल, क्या आंसर होगा? स्लिप नेगेटिव होने का मतलब जो है आपकी मोटर है वो कैसे काम करेगी, तो आपको सभी को पता है कि जब स्लिप नेगेटिव होती है तो वो जनरेटिंग रीजन मतलब एज एन इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करती है। आपको पता होगा जब इंडक्शन मोटर में स्लिप 0 से 1 होती है तो मोटरिंग रहेगा, मोटरिंग रहेगा। स्लिप नेगेटिव होगी, स्लिप अगर हमारे पास में ग्रेटर देन 1 होगी तो ब्रेकिंग रहेगा। स्लिप लेस देन 0 होगी मतलब नेगेटिव होगी तो जनरेटर की तरह काम करेगा। और शायद अगर आपको पता हो इंडक्शन जनरेटर जो है, इंडक्शन जनरेटर एक्टिव पावर सप्लाई करता है, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है। तो ये बोला है ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द मेंस, ये बोला इलेक्ट्रिकल पावर लेगा सप्लाई मेन से। ये बोला ड्रॉ द मैकेनिकल पावर थ्रू शाफ्ट, मैकेनिकल पावर लेगा शाफ्ट से। और ये बोला डिलीवर द इलेक्ट्रिकल पावर टू मेंस। तो एकदम सही आंसर है ना, तीनों ही आंसर करेक्ट है। बताओ कैसे समझना। आपको पता है जो इंडक्शन जनरेटर होता है, इंडक्शन जनरेटर होता है तो अगर वो सप्लाई मेन से कनेक्टेड है, यहां पर ये 3 फेज सप्लाई मेन से अगर वो कनेक्टेड है, 3 फेज सप्लाई मेन से कनेक्टेड है, ये हमारी शाफ्ट है। और यहां पर क्या होगा, इधर से हम क्या करेंगे, टॉर्क हम देंगे। तो पहली चीज तो ये क्या करेगा, टॉर्क लेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर तो ये क्या करेगा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो मींस, देखो इलेक्ट्रिकल पावर में एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर उसने कुछ नहीं बोला पर्टिकुलर, उसने बोला इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो यहां पर ये क्या करता है, एक्टिव पावर तो सप्लाई करता है बट रिएक्टिव पावर क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों ही काम करेगा ना। अगर ये एक्टिव पावर की बात करता है ना, डिलीवर इलेक्ट्रिकल पावर लिखा हुआ है, अब वो इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारे पास में एक्टिव पावर है रिएक्टिव पावर दोनों हो सकता है, समझ में आ रहा है। अगर वो यहां एक्टिव पावर बोलता कि क्या इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर डिलीवर करेगा, तो डेफिनेटली डिलीवर करेगा। यहां पर अगर बात करेगा और रिएक्टिव पावर की बात करेगा तो यानी हमारे पास में क्या होगा, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो आंसर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर की बात की, उसने कुछ स्पेशली एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर नहीं बोला है, तो फिर हम दोनों ही करेक्ट मान के चलेंगे। तो आंसर हमारे पास में आएगा, वो आएगा ऑप्शन ए जो है वो हम बात करेंगे। ध्यान रखना अगर वो यहां पर एक्टिव पावर बोल देता है इलेक्ट्रिकल की जगह एक्टिव पावर, और ये भी हमारे पास में क्या होगा, एक्टिव पावर अगर बोल देगा, तो फिर आपका 2 और 3 स्टेटमेंट सही होगा। हाँ तो फिर अपन बाय डिफॉल्ट दोनों पावर मान के चलेंगे ना। हाँ एक्टिव पावर डिलीवर करेगा, उसने एक्टिव पावर की बात कहाँ की है क्वेश्चन में, उसने कहीं एक्टिव पावर की बात नहीं की है ना। अगर मान लो यहां एक्टिव और यहां एक्टिव दे दे तो फिर हम स्पेसिफिक एक्टिव पावर पर बात करेंगे। मान लो अगर उसने दोनों ही, उसने दो दिया, एक जनरल पावर की टर्म दे दी, उसने जनरल पावर दे दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या मानोगे आप, एक्टिव पावर नहीं मानोगे ना, आप तो उसको कॉम्प्लेक्स पावर मान के चलोगे। इलेक्ट्रिकल पावर तो दो टाइप के होते हैं हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स पावर रहेगा या रियल पावर अगर बोला गया होता तो रियल पावर की भी हम बात करते, बट उसने स्पेसिफिक जब मेंशन नहीं करता तो फिर हम दोनों पावर की तरह रीड करेंगे। वैसे क्वेश्चन में उसको ये बोलना चाहिए था यहां पर इलेक्ट्रिकल की जगह या तो वो रियल वर्ड देता या वो एक्टिव वर्ड देता, तो फिर अपन स्पेसिफिक एक पॉइंट पर बात करते हैं कि रियल या फिर एक्टिव पावर अगर वो देगा तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर वो पावर की टर्म दे देगा इन जनरल तो हम दोनों पर बात करेंगे फिर, है ना। बाय डिफॉल्ट तो दोनों पावर पर जाएंगे ना, बाय डिफॉल्ट पर तो हम दोनों पावर पर जाएंगे, डिफॉल्ट तो है ऐसा कुछ होता नहीं है। पावर मतलब दोनों पावर की बात कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला आपके लोड ने पावर एब्जॉर्ब किया, अब आप मुझे बताओ, आप बोलोगे ना सर ये बताओ ना कौन सा पावर एब्जॉर्ब किया, एक्टिव किया रिएक्टिव किया। बाय डिफॉल्ट ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि एक्टिव पावर ही उसने एब्जॉर्ब किया होगा, नहीं, लोड लेगिंग है तो पावर दोनों ही एब्जॉर्ब करेगा फिर, है ना। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, ये समझ में आ गया सभी को। लेकिन हाँ अगर वो एक्टिव और मेंशन कर दे तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा।
चलिए, अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान रखना वी आपको सभी को पता है बात कर रहा है मैक्सिमम टॉर्क की, है ना। किसकी बात कर रहा है? मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहा है, देखो ऑप्शन में। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने आपको लिखाया था 3 × 60 डिवाइड बाई 2π/ns E2² डिवाइड बाई 2x2। और आप सभी को पता है कि सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो गया, उधर वोल्टेज है वो भी स्क्वायर है। तो आपको सभी को पता है कि अगर मैं इसको लिख दूं कि V/F का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहेगा मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क आपके चेंज ही नहीं होगा। कैसे? देखो, तो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी लिख दो और यहां पर भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल और ये भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो टी मैक्स को क्या लिखोगे आप? टी मैक्स जो प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं V/F तो हमारे पास में कांस्टेंट है। V/F का स्क्वायर अगर ये कांस्टेंट है तो मैक्सिमम टॉर्क भी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास में क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा ना। द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास में मैक्सिमम टॉर्क जो है वो हमारे पास में इंडिपेंडेंट रहेगा। ये बोल रहा है दूसरा हमारे पास है मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्या मैक्सिमम टॉर्क फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है? क्या नहीं है ना, वो तो कैंसिल हो गया हमारे पास में। ये बोला स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नहीं। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या होता है? एसएम होता है। एसएम होता है R2 डिवाइड बाय X2। और आपको पता है रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रहेगा। क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो आंसर हमारे पास में इनवर्स आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है हमारे पास में। द स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नहीं। स्टार्टिंग टॉर्क फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल वो भी नहीं होता है। सौरभ जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? अगर मैं बात करूं यहां पर, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टार्टिंग टॉर्क की। स्टार्टिंग टॉर्क क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सभी को पता है यहां पर 3 × 60 डिवाइड बाई 2π/ns और इंटू यहां पर E2² इंटू R2 प्लस X2²। और स्टार्टिंग में हमारे पास में क्या होगा? स्लिप बहुत ज्यादा होगी। स्टार्टिंग में स्लिप बहुत ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास में ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम नहीं बोल सकते, है ना। ऐसा कोई रिलेशन यहां से बैठेगा ही नहीं। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कौन किससे मैच होगा बस ये बता दो, फिर अपन ऑप्शन अपन देखते हैं कौन किससे मैच होगा। जल्दी से रिप्लाई करो। A2 B1 और C3 से। चलिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपको पता है सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, करेक्ट आंसर है। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है वो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग है। तो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है वो रोटर रेजिस्टेंस अपन कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा कि A2 होगा, B1 होगा और C3 होगा। करेक्ट स्टेटमेंट है ना। A2 B1 C3। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, है ना। किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो A2 B1 C3 यानी आंसर क्या होगा हमारे पास में? ऑप्शन बी हमारे पास में रहेगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास में आएगा। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, इसको अभी रहने दो। ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। चलिए रिप्लाई करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा।
क्या आंसर आएगा? तो ध्यान रखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इंडक्शन मोटर में ध्यान रखना, इंडक्शन मोटर में रोटर पोल एंड स्टेटर पोल दोनों बराबर होने चाहिए। स्टेटर पोल अगर बराबर होते हैं तो ही, ध्यान रखना, स्टेटर पोल बराबर होते हैं तो ही इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है। अगर ये नॉट इक्वल रहे तो इंडक्शन मोटर विल नॉट स्टार्ट। इंडक्शन मोटर विल नॉट स्टार्ट, तो इंडक्शन मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर स्टार्ट नहीं होगी तो वो 0 स्पीड पर रन करेगी। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्या आंसर आएगा? मोटर विल नॉट रन। समझ में आ गया? आंसर क्या आएगा? मोटर विल नॉट रन। P1 नॉट इक्वल टू P2 हमारे पास में होगा तो इंडक्शन मोटर कभी रन ही नहीं कर सकती है। चलिए तो जल्दी से बताओ, ये क्लियर है? आंसर आएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। अगर ऐसा होता है तो इंडक्शन मोटर रन नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। चलो इसको भी रहने दो, अभी मैंने इसके फॉर्मूले नहीं बताए हैं। इसका बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। आपसे बोला गया 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर है, 1000 आरपीएम पर सप्लाई कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर को सप्लाई कर रहे हैं। आपसे बोला 3 फेज अल्टरनेटर है हमारे पास में, रनिंग एट 1000 आरपीएम, सप्लाईज एन 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर विच इज रोटर करंट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और स्पीड ऑफ द मोटर हमारे पास में पूछी गई है। स्पीड ऑफ द मोटर जो है वो हमें पूछी है। तो देखो यहां पर आपको ये बोल रहा है कि एक अल्टरनेटर है और ये अल्टरनेटर इंडक्शन मोटर को हमें क्या कर रहा है? पावर सप्लाई कर रहा है। ये हमारे पास में क्या होगा? मोटर, और ये हमारे पास में क्या रहेगा? अल्टरनेटर। ये हमारे पास में क्या रहेगा? अल्टरनेटर रहेगा। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो समझना, अल्टरनेटर कितनी स्पीड पर रन कर रहा है? आपके पास में 1000 आरपीएम पर रन कर रहा है, तो अल्टरनेटर की स्पीड आपको दे रखी है। तो 120 एफ बाई पी के अकॉर्डिंग जो है, अल्टरनेटर के पोल कितने हैं? 8 पोल है, वो आपको दे रखा है। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो 1000 इंटू 8 पोल डिवाइड बाय 120 अगर आप करोगे तो यहां पर कितना आएगा आपके पास में? 15। यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में? 120 एफ बाई पी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल, जो 6 पोल का अल्टरनेटर है ना, अल्टरनेटर के 6 पोल हैं, 8 नहीं है। अल्टरनेटर के पोल जो है वो 6 पोल है। तो यहां पर 1000 आरपीएम है, 120 एफ और 6 पोल है, तो यहां से आ जाएगी 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगी। अब जितनी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की होगी वही इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपके पास में, और उसके रोटर की फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है, कितना है? 2 हर्ट्ज है। तो आपको सभी को पता है रोटर फ्रीक्वेंसी जो है स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है। यहां से आप स्लिप निकाल लो। तो स्लिप निकालोगे 2 डिवाइड बाई 50, आप सॉल्व करोगे 2 डिवाइड बाई 50, तो ये आ जाएगा 0.04 हमारे पास में आएगा। रोटर की स्पीड जो होगी वो 1 माइनस एस इंटू एन एस हमारे पास में रहेगी। तो ध्यान रखना 1 माइनस एस, एस कितना है? 0.04। लेकिन ध्यान रखना ये सिंक्रोनस स्पीड इंडक्शन मोटर के फील्ड की होती है, बट इंडक्शन मोटर में जो पोल है वो कितने हैं? 8 पोल है, ध्यान रखना। तो इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी और 8 पोल है, तो ये 750 आरपीएम आएगा। तो मल्टीप्लाइड विद यहाँ पर 750 होगा, तो यहां पर लिख दो 0.96 इंटू 750 जो है, आप उससे सॉल्व करके बताओ अब आंसर क्या आ रहा है। तो जिन्होंने 960 आंसर दिया है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। आंसर वैसे ही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आंसर आएगा 720 आरपीएम। जिन्होंने आंसर 960 दिया है, बी ऑप्शन एकदम रॉन्ग आंसर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, इधर इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर पोल हम किसके लेंगे? जो इनके इंडक्शन मोटर के जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होगी ना, उसको निकालने के लिए तो पोल हम उसी के लेंगे ना। समझ में आ रहा है? पोल हम किसके लेंगे? पोल जो है वो हम उसी के लेंगे। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया?
तो यहां पर जो हमारे पास में पोल है वो 8 पोल है ना, 8 पोल है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें यहां का फील्ड लेने के लिए हम उसके अकॉर्डिंग हम सिंक्रोनस स्पीड लेंगे, तो वो हम गलती नहीं करनी है ना। चलिए, हाँ आकाश, डेफिनेटली हम बस कुछ सीखने के लिए आए ना, तो मैं क्वेश्चन वैसे ही लेके आऊंगा जिसमें कि आपको कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो। मुझे पता है जो इजी क्वेश्चन है वो आप वैसे ही कर लोगे, इजी क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। चलो, इनसे रिलेटेड और भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ कराता हूँ जहां से क्वेश्चन बना सकता है, वो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, वो स्टैंड स्टील इंपिडेंस दे देगा, आपसे पूछेगा स्टैंड स्टील, ध्यान रखना, स्टैंड स्टील यहां पर आपको इंपिडेंस दे देगा इसी टाइप के क्वेश्चन में, इंपिडेंस ऑफ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर जो है वो आपको क्या दे देगा, वो आपको देगा यहां पर आपको दे देगा 2+J4 ओम है, ये आपको दे देगा एग्जामिनर, और आपसे पूछेगा फाइंड द स्पीड एट विच टी मैक्स अकर, एट विच टी मैक्स अकर्स। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपसे बोला जाएगा क्वेश्चंस के अंदर कि स्टैंड स्टिल इंपेडेंस जो है 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज का वो इतना है, बताओ स्पीड जिस पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो कितना होगा। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आपसे पूछेगा तो मैक्सिमम टॉर्क अगर आपको निकालना है, टी मैक्स, आपसे पूछा हुआ द स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क अकर, तो समझना यहां पर अगर हम बात करें, यहां प्लस है ना, माइनस नहीं है, प्लस ही होगा ना। तो यहां पर क्या आएगा, किस स्पीड पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा, तो आपको सभी को पता है कि सर यार स्पीड अगर मुझे निकालना है तो एनएस माइनस एनआर बाई एनएस होता है। तो सर स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो स्लिप मेरे पास में पहले होनी चाहिए, जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, ध्यान रखना, जिस स्पीड पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है वो निकालनी है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए यहां पर जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो कितनी होगी। अगर मुझे एसएम पता लग जाए तो एनएस माइनस एनआर, एनआर की जगह आप एनएम लिख दो, डिवाइड बाय एनएस से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप ऐसा भी डायरेक्ट याद रखो कि 1 माइनस एस इंटू एनएस से हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास में स्लिप होनी चाहिए, बिना स्लिप हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप स्लिप यहां पर निकालो, स्लिप कितना होगा, तो एसएम आप निकालोगे, यहां पर एसएम जो आएगा वो आएगा हमारे पास में R2/X2 करके आप निकाल लो यहां पर, तो 2/4 यानी कितना आएगा 0.5, तो यहां पर आएगा 1 माइनस 0.5 इंटू सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, तो सिंक्रोनस स्पीड आपको पता है 120 एफ डिवाइड बाय पी के अकॉर्डिंग आप निकालो, तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 डिवाइड बाय 4 पोल अगर आप करोगे तो ये आएगा 1500 आरपीएम। तो यहां से आप 1500 को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 1500 इंटू 0.5 कितना होगा 750 आरपीएम जो है वो हमारे पास में स्पीड होगी जिस पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। क्या आएगा हमारे पास में 750 आरपीएम पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। क्लियर, 750 आरपीएम, हाँ करेक्ट आंसर है, 750 आरपीएम जो है वो हमारे पास में आएगा। अगला न्यूमेरिकल ऐसा नहीं पूछेगा तो आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है वो 200% है स्टार्टिंग टॉर्क का, और आपसे पूछेगा फाइंड एसएम, आपसे पूछ लेगा बताओ आंसर क्या होगा, आपसे पूछ लेगा एसएम कितना होगा। ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में से आपको एक नए क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। आपको बोल देगा मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 200% है स्टार्टिंग टॉर्क का, तो एसएम की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, बताओ आंसर क्या आएगा।
0.268। चलिए 0.268 एकदम करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना यहां पर आपको एक फॉर्मूला पता है, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय मैक्सिमम टॉर्क। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको बताया 2 इंटू एस एम अपॉन 1 प्लस एस एम स्क्वायर, और ये कितना है, ये है हमारे पास में 1/2। क्यों? क्योंकि परसेंट जब हटाओगे तो मैक्सिमम टॉर्क 2 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क होगा, तो स्टार्टिंग अपॉन मैक्सिमम कितना होगा 1/2। तो ये आएगा एस एम स्क्वायर माइनस 4 SM प्लस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में बन रही है। तो एस एम की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग जो है आप सॉल्व करोगी तो यहां से आपके पास में 2 प्लस माइनस √3 आपका आंसर आएगा। 2 प्लस माइनस √3 हमारा आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें से 2 माइनस √3 जो है ये वैलिड आंसर होगा, क्योंकि स्लिप की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहां पर 2 माइनस 1.732 अगर आप करोगे तो 0.268 जो है वो आपका आंसर आएगा। 0.268 आपका आंसर आएगा, है ना। तो आपका आंसर आएगा 0.268। ओनली आपका आंसर वैलिड आंसर जो होगा यही वैलिड होगा। ध्यान रखना 2 प्लस √3 जो है वो हमारे पास में रहेगा इनवैलिड। क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्लिप की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी सॉल्व करो। यहां पर है ना, ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर रन विद ए स्लिप ऑफ 0.03 व्हेन डेवलपिंग मैक्सिमम टॉर्क कर देना है ना, यहां पर लिख देना मैक्सिमम टॉर्क, और यहां पर भी लिख देना मैक्सिमम टॉर्क। फुल लोड की जगह मैक्सिमम कर देना, और बताओ क्या आंसर होगा। फुल लोड की जगह मैक्सिमम कर दो और फिर बताओ क्या आंसर होगा। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। फुल लोड की जगह मैक्सिमम करके फिर आप आंसर बताओ, मैक्सिमम टॉर्क। चलो समझना, देखो उसने बोला कि मैक्सिमम टॉर्क जब डेवलप कर रहा है तब स्लिप कितनी है, तो एसएम कितनी है, एसएम है हमारे पास में 0.03 है, 0.03 है। जब हमारे पास में जो है स्लिप कितनी है, एसएम जब 0.03 और रोटर डिस्टेंस कितना है 0.25 है। तो यहां से अगर मैं बात करूं एसएम का फॉर्मूला मुझे पता है, वो होता है R2 डिवाइड बाय X2। तो यहां से आप X2 निकाल लो, इसमें से X2 निकाल लो। X2 क्या होगा, R2 डिवाइड बाय SM रहेगा। R2 होगा 0.25 डिवाइड बाय SM कितना होगा 0.03, तो ये आएगा 25/3 X2 आ गया। बट उसने बोला है कि जब SM की वैल्यू बताओ कब, जब आपसे बोल रहा है कि हर एक फेज में अपन 0.5 का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है R2 प्लस R एक्सटर्नल डिवाइड बाय X2। तो यहां पर आप ऐड कर लो, R2 कितना था 0.25 था, R2 0.25 था। नेक्स्ट प्लस हम ऐड करेंगे 0.5 डिवाइड बाय 25/3 अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 0.75 इंटू 3 डिवाइड बाय 25। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में 0.09। ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.09, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास में करेक्ट होगा 0.09।
क्या आंसर आ रहा है? 0.09 हमारे पास में आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आपसे बोला है कि द कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर, कैपेसिटर स्टार्ट को अपन कहां यूज करते हैं? इजी स्टार्ट लोड, जिसको आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, मीडियम स्टार्ट लोड, हार्ड टू स्टार्ट लोड, या एनी टाइप ऑफ स्टार्ट लोड। जल्दी से बताओ कहां पर यूज करते हैं हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर को? जनरली कहां यूज किया जाता है? क्या आंसर होगा? हार्ड टू स्टार्ट लोड, एकदम सही आंसर है। इसे हम यूज करेंगे कहां पर? हार्ड टू स्टार्ट लोड कंडीशन में हम इसे यूज करेंगे। डी नहीं होगा, हार्ड टू स्टार्ट लोड कंडीशन में हम इसे यूज करते हैं। किसको? कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, हार्ड टू स्टार्ट लोड। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, इनमें से कौन सा मेथड जो है वो आपके लिए सुटेबल रहेगा? हार्ड टू स्टार्ट लोड में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन भी करते हैं और कैपेसिटर स्टार्ट भी करते हैं ना। बुक्स में दोनों का नाम लिखा होता है। बुक्स में भी अगर आप देखोगे कोठारी के अंदर तो दोनों ही नाम लिखे हुए हैं। हार्ड टू स्टार्ट लोड में उसने कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन भी लिखा हुआ है और कैपेसिटर स्टार्ट भी लिखा हुआ है ना, दोनों ही लिखे हुए हैं। लो स्टार्टिंग में तो वैसे भी हम यूज ही नहीं करते, लो स्टार्टिंग में तो हम यूज ही नहीं करेंगे, तो वैसे भी वो आंसर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कैपेसिटर जो स्टार्टिंग में हम जो कैपेसिटर लगाते हैं वो स्टार्टिंग में कैपेसिटर है वो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है। कैपेसिटर स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है वो टॉर्क बढ़ाता है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं हार्ड टू स्टार्ट लोड में अपन यूज करेंगे उसको, है ना। चलिए ध्यान रखना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करा, ध्यान रखना है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आपको पता है कोई टर्मिनल नहीं होते हैं, कोई वाइंडिंग नहीं होती है, वहां पर सॉलिड बार्स होती है जो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनाते हैं। हाई रेटिंग मशीन में हम कॉपर की बनाते हैं, लो रेटिंग मशीन में हम एल्यूमिनियम की बनाते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखो रोटर का रेजिस्टेंस हम चेंज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर सेकंड हो नहीं सकता है, सेकंड नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर वैसे भी आपका सी ऑप्शन हो चुका है ना। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में? ऑप्शन सी। तो आप यहीं से ऑप्शन एलिमिनेशन पर आप जा सकते हो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए जल्दी से बताओ, आपसे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज एक्साइटेड विद सिंगल फेज एसी सप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इज इक्विवेलेंट टू। ये बोल रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जब सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में सेटअप होता है वो किस तरह का होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगा वो किस तरह का होगा? तो आपको सभी को पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक होता है, बैकवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों जो है हमारे पास में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में रन करता है ना। तो ये वाला टू रिवॉल्विंग फील्ड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड। ये बोला नेक्स्ट टू फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये बोला टू फील्ड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड और टू फील्ड रोटेटिंग इन सेम डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे और दोनों ही कहां पर रोटेट होंगे हमारे पास में, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड में जाएगा, है ना। दो और सेम स्पीड पर हमारे पास में जो रन करेगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, डिफरेंट स्पीड पर नहीं जाएगा। आंसर क्या आएगा? सिंक्रोनस स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। दो फील्ड होंगे, सेम स्पीड पर जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपसे बोला स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैव ए रेटेड स्लिप 4% आपको दे रखी है ऑन फुल लोड। तो आपसे बोला हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए जल्दी से बताओ, आपसे बोला हुआ है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, आपसे बोला हुआ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है और वहां पर जो स्लिप है वो कितनी है? 4% है ना। कहां पर? ऑन फुल लोड पर है। हेज स्टार्टिंग टॉर्क सेम इज दैट ऑफ द फुल लोड टॉर्क। ध्यान रखना, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का आपको रेशियो सभी को पता होता है। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो है वो हमारे पास में क्या होता है? आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड का स्क्वायर इनटू
एस ऑफ फुल लोड, ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखाया था। क्लियर। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है कि स्टार्टिंग टॉर्क सेम है, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क देखो सेम है, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क दोनों ही सेम है। अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा हमारे पास में। तो गिवन हमारे पास में क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क जो है वो सेम दे रखे हैं। तो यहां से काम करो, ये 1 कर दो, आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड स्क्वायर, एस ऑफ फुल लोड कितना होगा, तो फुल लोड की स्लिप होगी 4%, 4/100, 25 बचेगा, 25 जो है मैं उसको उधर मल्टीप्लाई कर लूं, तो आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड जो होगा वो हमारे पास में √25 होगा। तो यहां पर 5 बचेगा। तो बताओ स्टार्टिंग करंट जो है वो कितना होगा, 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होगा। स्टार्टिंग करंट कितना होगा, 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होगा। तो देख लो 5 टाइम्स हमारे पास में कितना है, ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला था क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट अपन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग की बात करेंगे। अगर इसी में स्टार डेल्टा स्टार्टिंग अगर बोल देता तो फिर हम यहां पर 1/3 और लेकर चलते, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं ना। तो एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो है वो किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपसे बोला हुआ है कैपेसिटर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर, कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं, इंप्रूविंग द पावर फैक्टर, इंप्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग द मोटर, और रिड्यूसिंग द हार्मोनिक्स। जल्दी से बताओ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं, क्या आंसर होगा। चलिए इसमें आंसर आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा, मुझे पता है इसमें आंसर आपका डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ये श्योर है। तो समझना, अगर मैं बात करूं पहले रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज ये हमारा डायग्राम है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, जिसमें ये आर एम मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये एक्सएम है, ये आर ए है, और ये क्या है, जे एक्स ए है। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, रोटर होगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, रोटर होगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होता है, आर ए डिवाइड बाय एक्स ए का रेशियो आर एम डिवाइड बाय एक्स एम से ज्यादा होता है, सभी को पता होगा ना। और ये हमारे पास में सेल्फ स्टार्ट होती है। तो आप मुझे बताओ क्या ये सेल्फ स्टार्ट होती है ना, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में क्या सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, क्या मोटर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर की जरूरत है क्या, बिना कैपेसिटर भी तो मैंने स्टार्ट कर दिया। बट दिक्कत ये कि इसको हम यूज करते हैं ओनली 50 वोल्ट से लेकर कहां पर 500 वोल्ट एप्लीकेशन तक ही हम इसको यूज करते हैं। अब मान लो मुझे ऐसा हाई रेटिंग का बनाना है, तो फिर उसके बाद में हमने बनाया था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। आप मुझे बताओ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो हमने कैपेसिटर लगाया है, वो कैपेसिटर का मेन काम क्या होगा, मेन काम क्या होगा, उसका रेटिंग बढ़ाना, मतलब रेटिंग बढ़ाने का मतलब टॉर्क बढ़ाना, या फिर आपके पास में मोटर को स्टार्ट करना। देखो यहां पर दोनों ऑप्शन है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए या फिर इंप्रूव द पावर फैक्टर के लिए, इंप्रूव द टॉर्क के लिए। आप मुझे बताओ तीनों स्टेटमेंट, तीनों काम होते हैं कैपेसिटर से, तीनों ही काम होते हैं, लेकिन मेन काम क्या है। तो जब सारे ऑप्शन सही लगे तब हम देखते हैं मेन काम क्या है। कैपेसिटर स्टार्ट भी बनाता है, ठीक है, कैपेसिटर की वजह से स्टार्ट भी होती है, लेकिन क्या कैपेसिटर को हम ओनली स्टार्टिंग पर्पस के लिए अपन लगा रहे हैं क्या, नहीं, स्टार्टिंग के लिए तो उसमें भी स्टार्ट हो गई थी, हम उसके लिए नहीं लगा रहे हैं, तो फिर मैं इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा। क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए नहीं, जो हम कैपेसिटर लगाते हैं हमारा मेन काम होता है उसके टॉर्क को बढ़ाना। और टॉर्क को बढ़ाना इसका मतलब क्या होगा कि उसका आंसर हम ये कंसिडर करेंगे। बाकी हालांकि रनिंग कैपेसिटर जो होता है वो पावर फैक्टर भी इंप्रूव करता है, बट हम काम करते हैं सिर्फ टॉर्क को बढ़ाने के लिए। क्लियर। जल्दी से बताओ समझ में आ गया।
तो आंसर हमारे पास में क्या आएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉक, तो जब आपको आंसर सारे सही लगे ना, तो फिर आपको जाना है कि अच्छा ठीक है हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम प्रायोरिटी देंगे किसको, बी ऑप्शन को। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आप आंसर बता दो। आपसे बोला था रोटर पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इतना है। चलो ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको रहने दो, स्पेशल वाले को, और ये भी अभी तक मैंने नहीं बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? आपसे बोला हुआ जनरल पर्पस स्प्लिट फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, जनरल पर्पस कैपेसिटर स्टार्ट हॉर्स पावर मोटर, परमानेंट स्प्लिट फेज हॉर्स पावर मोटर, और नेक्स्ट बोल रहा है शेडेड पोल फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। नहीं, ऑल ऑफ द अबव होता तो नहीं टिक करते हैं ना, ऑल ऑफ द अबव होता तो नहीं टिक करते। हमारा आंसर रहेगा मेनली जो कंसिडर करना है टॉर्क को इंक्रीज करना है ना, टॉर्क को इंक्रीज करने का काम होता है। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, मैच करो जल्दी से इनको। एप्लीकेशन C4D2 B1D2 A4B1C3D2 A4। चलो समझना, देखो यहां पर अगर हम बात करें हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर को किससे मैच करोगे, तो ध्यान रखना हेयर ड्रायर को हम मैच करेंगे किससे, हम मैच करेंगे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में। तो D2 आएगा, है ना। D2 आया क्या, जल्दी से बताओ। D2 आया है, D2 आया है तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो D2 आया है तो आप यहां पर आओ, D2 आएगा तो वैसे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो यहीं पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो D2 हमारे पास में आना चाहिए, और D2 अगर हमारे पास में आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, D2 ही आ रहा है ना, हाँ D2 हमारे पास में आ रहा है, तो ऑप्शन हो चुका है। ये बोल रहा है A4 इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, A4 B1 और C3 है ना, A4 पर जाएगा। तो ये बोल रहा है हमारे पास में जो जनरल पर्पस अपन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हम यूज करते हैं वो ब्लोवर्स में हम यूज करते हैं बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, B1 पर जाएगा रेफ्रिजरेटर के अंदर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में अपन यूज करते हैं, डेफिनेटली यूज करते हैं। परमानेंट कैपेसिटर जो है वो हम कहां पर यूज करते हैं, यूनिट हीटर के अंदर यूज करते हैं। तो आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन से, है ना, ऑप्शन से। तो कभी भी ध्यान रखना जब आपको सारी एप्लीकेशन नहीं पता हो तो आप ऑप्शन पर जाकर जरूर देख लेना। तो ऑप्शन पर जाकर अगर आप देखते इस क्वेश्चन को तो आप वैसे देखते से आंसर आप देते कि हेयर ड्रायर में जो है हम क्या यूज करते हैं, हम स्प्लिट पोल इंडक्शन मोटर जो है वो हम यूज करते हैं, या शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हम यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है वो आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन पर, अगले पर। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट ऑफ ए 50 हर्ट्ज ऑपरेटिंग एट ए स्लिप ऑफ 2%। चलो तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, लेकिन कभी कभार ऐसे आसान क्वेश्चन गेट में भी आते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन जो स्लिप पूछी थी, ध्यान रखना गेट के अंदर, तो ऐसा मत समझना कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा,
नहीं, एक आध क्वेश्चन जो है ऐसे भी डालेगा वो आपको जरूर, और आप सोचोगे कि यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और कहीं उसमें आप जल्दबाजी में गलती ना कर दो, है ना। तो गेट में भी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, स्लिप पूछा था। तो देखो यहां पर जो है अगर हम बात करें, आपको पता है रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 0.02 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 हर्ट्ज हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो 1 हर्ट्ज हमारे पास में आंसर रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आपसे बोला है 15 किलोवाट 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर है, फुल लोड स्लिप आपको दे रखी है, आउटपुट टॉर्क ऑफ द मशीन आपसे पूछा गया है। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। आउटपुट टॉर्क ऑफ द मशीन जो है वो कितना होगा, टॉर्क कितना होगा? चलिए जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा ये बताओ, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोटर में आपको ये जो दे रखा है ना, ये मोटर में आपको दे रखा है ये 15 किलोवाट क्या है, ये इनपुट है आउटपुट है? पहले तो ये बताओ, ये 15 किलोवाट आपको दे रखा है, ये इनपुट है या आउटपुट है? अगर आप ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन आप कर लोगे। जल्दी से बताओ 15 किलोवाट जो है वो आपका इनपुट है या फिर आउटपुट है? क्या है? आउटपुट, एकदम सही है ना। तो ध्यान रखना, आउटपुट का पावर दे रखा है, आउटपुट का पावर दे रखा है, इनपुट नहीं होता है बेटा, हमेशा जो रेटिंग होती है वो आउटपुट की होती है ना। तो ध्यान रखना, वो 15 किलोवाट जो है वो आपको आउटपुट दे रखा है, ना कि इनपुट दे रखा है। आउटपुट है, और टॉर्क पूछा हुआ है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है, लगा दो बस, उससे आपका आंसर निकाल सकते हो। ध्यान रखना, पावर इज इक्वल टू होता है हमारे पास में, पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। लेकिन आउटपुट में जो रोटर की स्पीड होती है ना, वो आपको पता है 2 पाई NR होती है, डिवाइड बाय 60 करना है। तो पहले आपको NR निकालना पड़ेगा। NR निकालने के लिए आप यहां पर क्या करोगे, 1 - S इंटू NS करोगे। 1 - S कितना है, 0.04 है, इंटू अगर आप यहां पर सिंक्रोनस स्पीड करोगे 4 पोल 50 हर्ट्ज मतलब 1500 आप यहां पर लिख दो। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा, कितना आएगा यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करो 0.96, सॉरी 1 - 0.04 करो, 0.96 बचेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1500 में से माइनस कर लो 60 को, तो ये आएगा हमारे पास में, कितना आएगा, 1440 RPM। तो यहां से आपको टॉर्क निकालना है, 15,000 है, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 2 पाई NR में 1440 कर लो, ये टॉर्क आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है? चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। 99.47 या 95.5, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है? 99.47 पक्का श्योर? तो यहां पर ध्यान रखना, रोटर की स्पीड निकालनी है ना, तो रोटर की आउटपुट निकाल, मतलब आउटपुट का टॉर्क निकालना है, तो आउटपुट की स्पीड लेंगे, रोटर की स्पीड हम यहां पर लेके चलेंगे। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 99.47। इसके बाद आप निकाल देना है ना, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करो।
क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए। चलिए समझना, आपसे बोला हुआ 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, रोटर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है और आपसे बोला हुआ मैक्सिमम टॉर्क जो है वो इतनी स्पीड पर आपके पास में आ रहा है। तो एक काम करो, पहले स्लिप निकाल लो। स्पीड आपको दिया हुआ है तो एनएस कितना आएगा हमारे पास में? सिंक्रोनस स्पीड 6 पोल 50 हर्ट्ज के लिए 1000 आरपीएम होगा। एनआर कितना है? 875 पे, फिर एनएस कितना है? 1000 है, तो ये आएगा हमारे पास में 0.125। और आपको सभी को पता है एसएमई होता है बेटा R2/X2, तो यहां से X2 आप निकाल लो, R2 डिवाइड बाय 0.125। R2 कितना है? 0.25 है, डिवाइड बाय 0.125 अगर मैं करूंगा तो यहां से कितना आएगा? 2 ओम आएगा। 2 ओम आएगा हमारे पास में। अगर ये 2 ओम अगर हमारे पास में X2 आ चुका है तो ये क्या बोल रहे हैं? द रोटर रिएक्टेंस कितना होगा? तो ये 2 ओम होगा। और किस स्लिप पर आएगा? ये बोला द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? तो ये तो 0.125 ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 ओम और 0.125 यानी ऑप्शन ए आपका आंसर आ रहा होगा, है ना? क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है ना? क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए। हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज 5 किलोवाट 400 इंडक्शन मोटर जो है 25 हर्ट्ज है। द स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन कनेक्टेड टू 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। चलो, आपको रोटर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, रोटर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2.5 हर्ट्ज लिखना है यहाँ पर, या 20 क्या बोल रहा है? रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज 5 किलोवाट इंडक्शन मोटर जो है वो 25 हर्ट्ज है। द स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन कनेक्टेड टू, ऑप्शन इनमें से मैच ही नहीं करेगा। यहां पर जो है आप निकाल लो इसके अकॉर्डिंग, 2.5 हर्ट्ज वैसे होना चाहिए, 2.5 हर्ट्ज होना चाहिए। 25 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग निकालो, आंसर कितना आ रहा है एक बार देखो, कितना आंसर आ रहा है? 750 आ रहा है क्या? सी आंसर आ रहा है? चलिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर 25 हर्ट्ज आपको दे रखा है, स्लिप कितनी? अच्छा ठीक है, आ जाएगा ना, स्लिप कितनी है? ठीक है, आ जाएगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितना होगा? स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी है। स्लिप आप निकाल लो FR डिवाइड बाय F करके, तो 50 डिवाइड बाय, सॉरी 25 डिवाइड बाय 50 कर लो तो 0.5 आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाएगा आंसर आपका, 0.5 आपका आ रहा है। और यहां पर कितना है? रोटर की स्पीड जो है वो क्या होगी? 1 माइनस एस इंटू NS हमारे पास में रहेगी। तो 1 माइनस 0.5 इंटू सिंक्रोनस स्पीड 1500 है, तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा 750। चलिए 750 सही आंसर है। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। अगले क्वेश्चन का आप आंसर क्या है? जल्दी से बताओ। क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन 0.8। आपसे बोला है कि द रेटेड स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर 5% है, वाइल द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग करंट टू फुल लोड करंट। चलिए, स्टार्टिंग करंट डिवाइड बाय फुल लोड करंट का जो रेशियो है वो कितना है? वो 4 है। और आपसे बोला है स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना होगा? तो सभी को पता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड का स्क्वायर इनटू क्या होगा? एस ऑफ फुल लोड हमारे पास में रहेगा। तो ये कितना है? 4 का स्क्वायर इंटू स्लिप कितनी है? 0.05 हमारे पास में है, तो यहां पर कितना आएगा? 0.8 हमारे पास में आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलो यार, एक आध अच्छा क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन और आप कर लो, फिर मैं एक आध मस्त क्वेश्चन देता हूँ आपको मन से, इसको करने में थोड़ा सा पसीना आना चाहिए। ये तो बहुत आसानी से आपसे बन जा रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो, फिर उसके बाद में अपन करते हैं।
क्या आंसर आ रहा है? सी। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। यहां पर आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन पर सेकंड होता है ना, मिनट में दे रखा है, सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 60/100 रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, और ये स्लिप टाइम्स ऑफ 100/60 है ना। स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज आपको दे रखा है, तो ये 100/60 होगा इनटू, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में s इंटू 50। आप इसको सॉल्व कर लो तो स्लिप की वैल्यू आ रही होगी 1/30। स्लिप की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही 1/30 हमारे पास में है। स्लिप की वैल्यू वो हमारे पास है 1/30 है। आपसे रोटर स्टेटर लॉस आपको दे रखे हैं, स्टेटर लॉस आपको दे रखे हैं, और आपसे क्या बोला? 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्रोस। ये इंडक्शन मोटर ड्रॉ कर रही है, ध्यान रखना, इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि ड्रॉ कर रही है कितना? 50 किलोवाट। तो स्टेटर इनपुट आपको दे रखा है, स्टेटर इनपुट आपको दे रखा है, स्टेटर इनपुट आपको दे रखा है 50 किलोवाट। स्टेटर लॉस आपको दे रखे हैं, स्टेटर लॉस आपको दे रखे हैं, कितना दे रखा है? 50 में से 2 किलोवाट माइनस कर लो तो ये आएगा 48 किलोवाट जो है वो स्टेटर लॉस आपको दे रखे हैं। आपसे बोला है रोटर कॉपर लॉस क्या होगा ना, तो रोटर कॉपर लॉस की अगर मैं बात करूं, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, तो ध्यान रखना स्लिप इनटू पावर इनपुट होता है ना, तो यहां पर स्टेटर लॉस 2 दे रखा है, सॉरी स्टेटर लॉस 2 दे रखा है, तो स्टेटर आउटपुट निकालो, स्टेटर आउटपुट निकालो, वो 50 माइनस 2 होगा, यानी कि 48 हमारे पास में आएगा। तो स्टेटर कॉपर लॉस क्या होगा? तो हमारे पास में एस इंटू पावर इनपुट रहेगा, क्योंकि स्टेटर आउटपुट होता है वही रोटर इनपुट होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो रोटर स्लिप कितनी दे रखी है? स्लिप आपके पास में 130 आई है, चलिए 130 हमारे पास में है इंटू 48, तो यहां से क्या होगा हमारे पास में 1.6, तो ये कितना आएगा? 1.6 किलोवाट। ये आपका आंसर आ रहा होगा, देखो यहाँ पर 1.6 किलोवाट, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा होगा। 1.6 किलोवाट आ रहा है। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया, एक अच्छा न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, एक अच्छा न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको देता हूं। आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, आपसे बोलेगा ए 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन 8 960 आरपीएम, 960 आरपीएम फुल स्टॉप, 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन 8 960 आरपीएम and developed a shaft torque of 100 न्यूटन इंटू मीटर फुल स्टॉप। आपसे बोल दिया जाएगा इफ द टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन, if the torque lost in friction, torque lost in friction is 10 न्यूटन इंटू मीटर, then find, एंड आगे लिख दो एंड स्टेटर लॉस आर 1 किलोवाट, देन फाइंड। इस तरह क्वेश्चन आपके एसएसजी में जब कन्वेंशनल पेपर था तो उसमें क्वेश्चन आ रखे हैं इस टाइप के, तो यहां पर ही पूछ सकता है। आपको फाइंड करना है, सबसे पहला आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड करना है रोटर आउटपुट, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है रोटर इनपुट पावर, नेक्स्ट थर्ड आपको फाइंड आउट करना है रोटर कॉपर लॉस, फोर्थ फाइंड आउट करना है स्टेटर इनपुट, और फिफ्थ फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी। ये ऐसे 5 पार्ट आपको कन्वेंशनल में पूछे जाते थे, तो सेम यहां पर आपको फाइंड आउट करना है। चलो जल्दी से बताओ इन 5 का आंसर क्या होगा?
चलिए पहला आंसर आ रहा है 11.06, 11.52, 0.046, 12 पॉइंट। ठीक है, समझदार। देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले आपको यहां पर क्या बोला है, उसने बोला है कि शाफ्ट टॉर्क आपको दिया है, तो शाफ्ट टॉर्क अगर आपको दिया है तो पहले आप शाफ्ट पावर आउटपुट निकाल लो। सबसे पहले आप निकाल लो शाफ्ट पावर आउटपुट। शाफ्ट पावर आउटपुट, शाफ्ट पावर आउटपुट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। अभी मैंने आपको बताया टॉर्क कितना है 100 है, ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू एनआर डिवाइड बाय 60 हमारे पास में रहेगा। तो 100 इंटू 2 पाई इंटू एनआर है 960 डिवाइड बाय 60 आप कर लो। तो यहां से पहले आप शाफ्ट आउटपुट आप निकाल लो। नेक्स्ट इसके बाद में अगर मैं रोटर आउटपुट की मैं बात करूं तो रोटर आउटपुट में क्या होगा, तो रोटर आउटपुट क्या होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, और ओमेगा में भी यहां पर जनरेटेड टॉर्क इनटू, लेकिन ध्यान रखना यहां पर रोटर आउटपुट जब निकालोगे तो रोटर आउटपुट के लिए टॉर्क कितना लेना पड़ेगा। तो देखो यहां पर इस तरह का डायग्राम है, ये बोलना चाह रहा है इस तरह का क्वेश्चन के अंदर कि ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में क्या है, इंडक्शन मोटर है, ये स्टेटर है इसका, ये इसका क्या है रोटर है, स्टेटर है रोटर है, और यहां पर जो है रोटर में क्या होंगे कॉपर लॉस होंगे, रोटर में क्या होंगे कॉपर लॉस होंगे। ये हमारे पास में क्या है, ये है शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, यहां पर लॉस होगा। यहां पर टॉर्क कितना मिल रहा है, ये बोल रहा है यहां टॉर्क मिल रहा है 100, यहां 10 का लॉस हुआ है। आप मुझे तो यहां से मैंने कितना सप्लाई किया होगा, तो यहां से मैंने 110 टॉर्क न्यूटन सप्लाई किया होगा, तभी तो यहां लॉस हुआ होगा, 100 आगे गया होगा। तो यहां पर इसके लिए ध्यान रखना टॉर्क जब निकालोगे रोटर आउटपुट के लिए तो टॉर्क आपको 110 लेना पड़ेगा, है ना, 110 आपको लेना पड़ेगा। तो रोटर आउटपुट क्या होगा आपके पास में, टॉर्क कितना होगा 100 प्लस 10 कर दो इंटू ओमेगा के लिए स्पीड वही 2 पाई एनआर बाई 60 ही होगा। एनआर कितना है 960 डिवाइड बाय 60। वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं है शाफ्ट टॉर्क, लेकिन पूछ ले तो मैंने ये भी निकलवा दिया आपको। तो यहां पर जो है ध्यान रखना ये होगा 110 इंटू 2 पाई इंटू 960 डिवाइड बाय 60। ये रोटर आउटपुट का हो जाएगा हमारे पास में। अगर रोटर आउटपुट यहां से आ जाएगा तो उसके बाद में रोटर इनपुट जब भी निकालना होना, ध्यान रखना अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो रोटर इनपुट निकालना है तो इनपुट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा क्या होगा 2 पाई एनएस बाई 60 लेना है। ध्यान रखना जब इनपुट की बात करोगे तो आप सिंक्रोनस स्पीड एनएस लेके चलोगे, आउटपुट की बात करोगे तो हमारे पास में रोटर की स्पीड एनआर हम लेके चलेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जनरेटेड टॉर्क तो कितना है वही 110 है इंटू 2 पाई सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, सिंक्रोनस स्पीड जो है वो 1000 आरपीएम है, डिवाइड बाय 60 आप कर लो। तो यहां से आप निकाल लो रोटर इनपुट। रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, रोटर इनपुट में से रोटर आउटपुट माइनस कर लो। रोटर कॉपर लॉस जो होगा वो रोटर इनपुट में से रोटर आउटपुट आप माइनस कर लो। स्टेटर इनपुट जो है ये बताओ डेटा कितना कितना आ रहा है, एक बार जल्दी से बताओ कैलकुलेशन करके। चलो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना। चलिए यहां पर जो डेटा आ रहा होगा आपका, सबसे पहले डेटा क्या है हमारे पास में 110 मल्टीप्लाइड विद आपको करना है 2, मल्टीप्लाइड विद आपके पास में क्या है 960 मल्टीप्लाइड विद पाई, और डिवाइड बाय करना है आपको 60। तो ये आ रहा है 11.058 किलोवाट आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला वाला आंसर जो आएगा वो 110 मल्टीप्लाइड विद क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड विद 1000 मल्टीप्लाइड विद पाई डिवाइड बाय 60। तो ये वैल्यू आ रही होगी 11.519 है ना, 519 किलोवाट। नेक्स्ट इसके बाद में रोटर कॉपर लॉस के लिए आप माइनस कर दो 11.519 में से आप माइनस कर दो 11.058 ये आंसर आएगा 0.461। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां से क्या आएगा, स्टेटर इनपुट क्या आएगा, स्टेटर इनपुट जो होगा वो हमारे पास में रहेगा, स्टेटर लॉस कितना है, स्टेटर आउटपुट कितना है, जो रोटर इनपुट है वो स्टेटर आउटपुट है।
तो 11.519 प्लस क्या होगा 1 किलोवाट, कितना 1 ही दिया था क्वेश्चन में मैंने आपको, हाँ 1 किलोवाट। तो यहां पर आप ऐड कर लो तो 12.519 आ रहा होगा किलोवाट में। एफिशिएंसी अब यहां से निकाल लो, क्योंकि शाफ्ट टॉर्क आपको निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए। तो एफिशिएंसी के लिए आप यहां पर शाफ्ट टॉर्क अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 100 इंटू कितना आएगा 2 इंटू 960 इंटू पाई डिवाइड बाय आप 60 कर दो, तो ये आ रहा होगा 10.53 है ना, ये आ रहा होगा 10.053 किलोवाट। तो यहां पर आप लिख दो एफिशिएंसी होगा आउटपुट 10.053 डिवाइड बाय 12.519 इंटू 100 आप कर लो, तो ये हमारे पास में आ रहा होगा 10.053 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना होगा 12.519, 80.03, 80.3%। देखो यही आ रहा है आंसर, यही आंसर आ रहा है। एफिशिएंसी आकाश आपकी 88 आ रही है, एक बार देख लेना। दानिश आपकी एफिशिएंसी 83 आ रही है। चलो देख लो ये आंसर किस किस के आए हैं, और कहीं कैलकुलेशन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में मिस्टेक हो तो बता देना, बाकी सब कैलकुलेटर का काम है। जल्दी से एक बार रिप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है या इसमें कुछ भी कुछ करेक्शन हो। चलिए सिर्फ एफिशिएंसी गलत है। सीबीटी 1 के लिए मतलब मार्क के लिए डिप्लोमा के थ्रू या फिर डिग्री के थ्रू, एक बार जल्दी से बताओ आकाश। चलो चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ जल्दी से। डिप्लोमा के लिए आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। डिग्री के थ्रू होते तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता। डिप्लोमा में ज्यादा कंट्रोल नहीं आएगा, थोड़ा लाप्लास वाप्लास देख लेना वो सिग्नल सिस्टम में, वहां से क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो बहुत बेसिक आएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है ना बेसिक आपको तो कर लोगे। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है टू ऑब्टेन द वेरी क्विक ब्रेकिंग ऑफ ए 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन फुल लोड। क्विक ब्रेकिंग हमें करना है, कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। तो आपको सभी को पता है सबसे क्विक ब्रेकिंग का जो मेथड है वो कौन सा है, क्विक ब्रेकिंग का जो मेथड है वो कौन सा है, वो है आपके पास में प्लगिंग। ठीक है, वो है आपके पास में क्या है, प्लगिंग है। तो प्लगिंग कैसे करते हैं बस आपसे ये पूछा हुआ है, जल्दी से बताओ प्लगिंग कैसे करते हैं। क्विक ब्रेकिंग मेथड की बात कर रहा है वो क्वेश्चन के अंदर है ना, क्विक ब्रेकिंग मतलब प्लगिंग करना है। और प्लगिंग जो हम करते हैं वो किससे करते हैं, बाय रिवर्सिंग एनी टू सप्लाई टर्मिनल। तो देख लो कहां पर दिया हुआ है, इंटरचेंजिंग एनी टू टर्मिनल ऑफ स्टेटर सप्लाई, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास में आंसर रहेगा, सी ऑप्शन हमारे पास में होगा, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। A three-phase induction motor is loaded from no load to rated load. There is an improvement of power factor. अब क्या क्या चेंजेस आएगा, चलो पहले इंडक्शन मोटर नो लोड पर थी, अब आप लोडेड कंडीशन में ले जा रहे हो, तो बताओ क्या होगा। लोड से नो लोड से लोड पर ले जा रहे हो तो पावर फैक्टर में क्या चेंज आएगा, टॉर्क इंक्रीज ऑलमोस्ट इन प्रोपोर्शनल टू स्लिप। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, एयर गिव फॉल्स शार्पली, एयर गिव जो हमारे पास में कम होगा, ऐसा बोल रहा है ना। क्या बोले सर, बाकी क्वेश्चन के सामने तो बाकी चाहिए एग्जाम,
देखो जेई एग्जाम में क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आते हैं यार, आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर आप थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी कहीं, आपने चाहे क्रैश कोर्स में पढ़ी है चाहे पेड में पढ़ी है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में आराम से आपको देखते ही से ही क्वेश्चन आपके बन जाते होंगे, थ्योरी वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल का लेवल बूस्ट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की चीज़ें जो है वो ज़्यादा यहाँ पर करवा रहा हूँ, ताकि न्यूमेरिकल पोर्शन आए तो आप कॉन्फिडेंस जरूर आप रहो कि हाँ न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। जो पहले से आप मान के चलते थे कि हमसे न्यूमेरिकल कभी नहीं बनेंगे। चलिए, तो देखो एयर गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली चीज तो आप मोटर को लोड करोगे तो ऐसा तो नहीं कि मोटर को लोड करेंगे तो एयर गैप कोई चेंजेस होगा। एयर गैप फिक्स होता है ना स्टेटर रोटर के बीच में ना, एयर गैप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही आपका आंसर जो है ये तीनों हो ही नहीं सकते हैं, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा ना। मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा बेटा, बस कॉन्फिडेंट रहो यार। मतलब आंसर आप ए कैसे दे रहे हो यार, आपने मोटर का एयर गैप चेंज कर दिया, मतलब गजब कर रहे हो आप। इधर देखो, आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये हमारे पास में स्टेटर है और ये हमारे पास में रोटर है, और जहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम जो है लोड लगाएंगे, तो लोड लगाएंगे तो इनके बीच का एयर गैप कम हो जाएगा, है ना। मतलब नो लोड कंडीशन में स्टेटर रोटर दूर रहते हैं और लोडेड में पास में आ जाते हैं। ऐसा होता है क्या, जल्दी से बताओ। अच्छा, एयर गैप फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना, फिर भी एयर गैप फ्लक्स पर देखो उसका चेंज नहीं होगा। एयर गैप की बात करें, एयर गैप फ्लक्स की बात करें, तो एयर गैप फ्लक्स जो है वो नो लोड करंट की वजह से आता है, तो भी वो भी चेंज नहीं आएगा। हाँ, एयर गैप फ्लक्स भी दिया गया है, तो आप मुझे बताओ लोड कंडीशन पर अगर हम बात करें तो एयर गैप फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। एयर गैप का जो फ्लक्स है, देखो फ्लक्स क्या होता है हमारे पास में, फ्लक्स होता है हमारे पास में एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस, है ना। एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस। आप मुझे बताओ एयर गैप का जो रिलक्टेंस है वो क्या होगा हमारे पास में। अगर मैं एयर गैप के रिलक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है, समझना, अगर हम बात करें एयर गैप का रिलक्टेंस तो वो क्या होगा, एल डिवाइड बाय म्यू इंटू ए। तो लेंथ हमारे पास में फिक्स रहेगी, मटेरियल हमारा फिक्स रहेगा, रिलक्टेंस उसका चेंज होगा नहीं। रिलक्टेंस चेंज होगा नहीं तो एयर गैप के लिए अगर हम बात करें थ्योरी क्वेश्चन में, बेटा थ्योरी क्वेश्चन जो है वो तो यार क्रैश कोर्स वाला वीडियो जरूर देखो एक बार, है ना। क्रैश कोर्स वाला वीडियो जरूर देखो। अगर मैं एयर गैप की फ्लक्स की बात करूं तो एयर गैप के फ्लक्स को जो है वो एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में चेंज नहीं होना चाहिए। एयर गैप का फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा। ओवरऑल अगर अपन बात करें, ओवरऑल फ्लक्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल फ्लक्स जरूर आपके पास में चेंज होगा ना। ओवरऑल फ्लक्स की बात करें तो चेंज होगा, तो उस एयर गैप फ्लक्स को वो शायद ओवरऑल फ्लक्स मान रहा होगा। ओवरऑल फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं फ्लक्स क्या होता है समझना, एन इंटू आई डिवाइड बाय रिलक्टेंस की बात करें तो एयर गैप फ्लक्स मतलब वही आपके पास में ओवरऑल फ्लक्स की बात कर रहा है, समझना। ओवरऑल फ्लक्स की आपके पास में बात कर रहा है। चलो एक बार चेक करते हैं, वापस चेक करते हैं सारे स्टेटमेंट। देखो पहला बोल रहा है देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द पावर फैक्टर, ये सही बात है, क्योंकि लोड आपका क्या है, मैकेनिकल लोड है, मतलब एक्टिव पावर की डिमांड करेगा, तो पावर फैक्टर होता है पी डिवाइड बाय रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पी बढ़ेगा तो पावर फैक्टर बढ़ेगा। इंक्रीज इन टॉर्क, ये भी सही बात है, नो लोड से फुल लोड पर आपके पास में जो है लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अगर मैं एयर गैप फ्लक्स फॉल शार्पली की मैं बात करूं तो एयर गैप फ्लक्स जो है वो हमारे पास में कम होगा। अब एयर गैप फ्लक्स कम क्यों होगा, जब आप मुझे बताओ आपका लोड बढ़ेगा, लोडेड कंडीशन में जाओगे तो वैसे भी तो ये आपके पास में रॉन्ग हो रहा है ना स्टेटमेंट। जब आपका लोड बढ़ेगा, समझना, तो लोड बढ़ेगा तो आपके पास में मोटर ज्यादा करंट की डिमांड करेगी। अरे यस और नो। ठीक है, समझना। मैं अगर एयर गैप फ्लक्स की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में वैसे भी आपका करंट बढ़ेगा ना, मोटर ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी। अगर करंट ड्रॉ करेगी अगर हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या होगा, फ्लक्स वैसे तो बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं, वो स्टेटर का जो फ्लक्स है वो हमारे पास में बढ़ेगा, तो वो से भी स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारे पास में ना। ये स्टेटमेंट वैसे भी रॉन्ग है। वैसे एयर गैप फ्लक्स पर चेंजेस नहीं होता है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज होता है, कोई ज्यादा हमारे पास में चेंजेस नहीं होता है ना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मोटर में V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट है, तब तक हमारा फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगा वहां पर।
V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट है क्योंकि हम सप्लाई जो दे रहे हैं मोटर को, ध्यान रखना। अगर मैं देखो यहां पर ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी समझो, यहां पर थोड़ा सा माइनर सा चेंज होगा। जैसे मैं बात करूं, आप मुझे बताओ फ्लक्स आएगा किसकी वजह से? फ्लक्स आएगा, हम सप्लाई वोल्टेज V देंगे और फ्रीक्वेंसी F होगी, उसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और वैसे भी अच्छा, आपको एक और चीज पता है कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो है, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, 1.5 टाइम्स ऑफ m होता है। किसी भी इंस्टेंट पर आप चेक करो, रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है, आपको सभी को पता है कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वो 1.5 टाइम्स ऑफ m होता है। अगर मैं रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करूं तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मोटर ज्यादा फ्लक्स की डिमांड नहीं करती है ना, मोटर हमेशा करंट की डिमांड करेगी। समझ में आ रहा है? तो रिजल्टेंट फ्लक्स की अगर हम बात करें तो एयर गैप में जो फ्लक्स है वो हमारे पास में 1.5 टाइम्स ऑफ m से रोटेट होगा। और यहां पर जैसे उसने बोला, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है सर, यहां पर आर्मेचर रिएक्शन भी होता नहीं है, तो वो हमारे पास में डिक्रीमेंट नहीं करेगा, तो फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, एयर गैप फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएगा, है ना। 1 और 2 स्टेटमेंट आपके पास में सही है, 1 और 2 स्टेटमेंट ही सही है, तो आंसर आपके पास में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, बी करेक्ट रहेगा ना। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आपसे बोला है 3 फेज इंडक्शन मोटर हेज ए शॉर्ट सर्किट करंट 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, फुल लोड की स्लिप दे रखी है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टार्टर जो है अपन यूज कर रहे हैं। चलो ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, वो बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। क्या आंसर आएगा? ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया था, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो होता है वो एक्स स्क्वायर इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड का क्या होगा हमारे पास में, स्क्वायर इंटू क्या होगा, एस ऑफ फुल लोड हमारे पास में रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला था, है ना। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो आपसे बोला हुआ है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, मतलब वो स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट है वो 5 है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने दिया है कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है। तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर तो पुट कर लो 5, कितना वोल्टेज रिड्यूस कर रहा है 60%, तो ये 0.6 हमारे पास में हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू स्लिप कितनी दे रखी है 5%, मतलब 0.05, तो यहां से आएगा 0.6 इंटू 25 इंटू 0.05, तो ये आएगा हमारे पास में 15 इंटू 0.05, तो ये आ जाएगा 0.75, है ना, 0.75, 0.75 मतलब 75 आ रहा है। तो आपसे बोला स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ फुल लोड टॉर्क कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, 45 आ रहा है, एक बार देखो। आपसे बोला है क्वेश्चन के अंदर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 5 टाइम्स ऑफ करंट है, 60% वोल्टेज, इफ द स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस द इम्प्रेस्ड वोल्टेज टू 60% ऑफ नॉर्मल वोल्टेज। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू होगी 60% होगी। अच्छा एक्स का स्क्वायर भी है ना, यहाँ गलती की अपन ने, 0.6 का स्क्वायर है ना, तो ये 0.36 होगा। चलो अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता दो। चलिए यहां पर जो है आप इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो, अब आंसर आएगा ना, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, 0.45 आ रहा है, 0.45 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.45 पे, हाँ स्क्वायर मैंने कर दिए, कितना आंसर आ रहा है 45 आ रहा है। चलो ये तो आप देखते से आंसर बता दोगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे अभी मैंने लिखाया था। आपसे बोल रहा है कि मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा,
तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा आंसर। अभी मैंने आपको सर्किट डायग्राम बनवाया था जहां पर मैंने आपको आर एल डैश लिखाया था, वो था आर टू डैश 1/s-1। यही हमारे पास में क्या होगा, मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। आपसे बोल रहा है ए 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हैविंग नेग्लिजिबल स्टेटर इंपेडेंस है उसके पास में और कांस्टेंट लोड को ड्राइव कर रहा है। अगर एडिशनल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड इन द रोटर, रोटर में अगर मैं एडिशनल रेजिस्टेंस लगाऊं तो बताओ यहां पर मोटर एक्सपीरियंसेस इंक्रीज इन बोथ स्टेटर करंट और स्लिप। चलिए स्लिप और स्टेटर करंट पर क्या इंपैक्ट होगा, दोनों चीज आपको बतानी है। चलो जल्दी से बताओ। क्या आंसर आएगा। आपसे बोला है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास में जो स्लिप रिंग इंडक्शन जो इंडक्शन मोटर है, अगर हम एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो देखो सभी को पता है, अगर आपको शायद पता होगा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप वहीं से आप आंसर बता सकते हैं। अगर आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास में क्या है, टॉर्क वर्सेस स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस तरह से टॉर्क वर्सेस स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क तो चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम टॉर्क सेम रहेगा, ये हमारे पास में है। अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे ना तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये दिख रहा होगा कि पहले अगर मैं बात करूं कांस्टेंट टॉर्क पर, है ना, कांस्टेंट लोड पर पहले स्लिप ये थी, फिर स्लिप ये होगी, फिर स्लिप ये होगी, यहां स्लिप 0 होती है, यहां स्लिप 1 होती है, ये रोटर रेजिस्टेंस R2 है, ये R2 डैश है, ये R2 डबल डैश है। जब रोटर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा कर्व है ऐसे शिफ्ट होता है, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कर्व हमारा ऐसे शिफ्ट होगा। अगर कर्व हमारा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो बताओ क्या होगा, स्लिप हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, स्लिप हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलिए स्लिप तो हमारे पास में इंक्रीज होगी, तो ये बोल रहा है कि इंक्रीज इन बोथ द स्लिप, नो चेंज इन द स्टेटर करंट बट इंक्रीज इन द स्लिप। ये बोल रहा है नो चेंज इन द स्लिप हो नहीं सकता है और इंक्रीज इन द स्लिप। चलिए इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेटर करंट की, है ना, अब हम बात करते हैं स्टेटर करंट की। तो स्टेटर का जो करंट है वो आपको सभी को पता है, रोटर करंट का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। रोटर करंट क्या होगा, S इंटू E2 डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में R2 स्क्वायर प्लस क्या होगा X2 स्क्वायर। तो जब आप क्या करोगे, जब आप यहां पर जो है स्लिप जब हमारे पास में बढ़ेगी तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा हमारे पास में, स्लिप बढ़ेगी तो करंट भी क्या होगा हमारे पास में, बढ़ेगा। स्लिप बढ़ रही है ना, करंट बढ़ेगा ना। आप आंसर डी दे रहे हो। एडिशनल रेजिस्टेंस अगर रोटर में अगर आप ऐड कर रहे हो, रोटर में अगर आप रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो तो मोटर क्या एक्सपीरियंस करेगी, तो मैं बोल रहा हूं रोटर रेजिस्टेंस अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा, हमारी स्लिप बढ़ेगी, स्लिप बढ़ेगी तो करंट हमारे पास में क्या होगा, बढ़ेगा। यस और नो। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। चलो समझना, वैसे देखो हाई स्लिप पर हमारी मोटर सप्लाई से ज्यादा करंट ड्रॉ करती है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो जब हमारी मोटर जो है, समझना समझना, हाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है वो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जब हमारी मोटर जब हाई स्लिप पर रन करती है ना, तो हाई स्लिप पर आप मुझे बताओ करंट जो है वो ज्यादा ड्रॉ करेगी या फिर कम ड्रॉ करेगी। अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, मैं प्रैक्टिकल रीजन पर अगर मैं जाऊं तो प्रैक्टिकली जब आपका रोटर का रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो आपकी मोटर जो है वो हाई स्लिप पर होगी, तो हाई स्लिप पर वो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगी या कम ड्रॉ करेगी, क्योंकि हाई स्लिप पर नॉइस बढ़ेगी। हाई स्लिप पर आपके पास में क्या होगा, नॉइस बढ़ेगी डेफिनेटली। अगर नॉइस बढ़ेगी तो आपकी मोटर जो है वहां पर लॉस भी तो बढ़ेंगे। तो हाई स्लिप की के केस में हमारी मोटर जो है वो हाई करंट ड्रॉ करेगी, ज्यादा करंट ड्रॉ करनी चाहिए प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो। कोई बोल रहे सर नहीं बढ़ेगा, समझना देखो यहां पर एक्चुअली क्या है, नीचे स्लिप का स्क्वायर है, बट स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं यहां पर
तो यहाँ पर स्लिप बहुत कम होती है, तो हम रोटर के रेजिस्टेंस को अपन कंसिडर करते हैं S इंटू ई टू स्क्वायर, समझना, S इंटू ई टू डिवाइड बाय हम R2 स्क्वायर को हम कंसिडर करते हैं, वो ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हाई स्लिप पर मोटर हमारा ज्यादा करंट ड्रॉ करनी चाहिए प्रैक्टिकल केस में। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि सर ठीक है, हम इसको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ये रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू बहुत कम होती है, तो रोटर रेजिस्टेंस का पार्ट बहुत ज्यादा होगा, तो ये वाला पार्ट हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम नेग्लेक्ट करके अपन बात करेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर देखो रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हमारे पास में क्या होगा, करंट जो है, मतलब रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, करंट ड्रॉ होना चाहिए। देखो यहां पर उसने कांस्टेंट टॉर्क भी बोला हुआ है, उस कंडीशन को कंसीडर करके भी हम देख लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, टॉर्क इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होगा। तो देखो समझना, यहां से अगर हम बात करें इसमें तो पावर इज इक्वल टू होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, कांस्टेंट लॉड टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में 3E2 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई टू, कॉस ऑफ फाई टू, कॉस ऑफ फाई टू। तो अगर आप यहां से बात करोगे टॉर्क आपको कांस्टेंट चाहिए, टॉर्क कांस्टेंट चाहिए। जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस अगर हमारा बढ़ेगा तो करंट से इंपैक्ट, या फिर आप यहां से रोटर कॉपर लॉस से भी बात कर सकते हो। रोटर कॉपर लॉस होता है 3 इंटू I2 स्क्वायर, नहीं उससे आपका आंसर नहीं आएगा। आप ऐसे देखिए, प्रैक्टिकली बात करते हैं ना, प्रैक्टिकली बात करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात नहीं करेंगे ना। कोई बोले सर स्टेटर करंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, अरे वो स्टेटर का करंट रोटर से ही आएगा ना। देखो इधर इक्विवेलेंट सर्किट से बात बताओ, यहां पर कभी कभार फॉर्मूले से है ना आपको हमेशा सारे रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना, फॉर्मूले से हमेशा सारे रिजल्ट सही नहीं मिलते हैं। जैसे पावर स्टम में आपको पता होगा कोरोना लॉस वाला फॉर्मूले से अलग मिलता है, ये R1 है, ये JX1 है, ये JXM है, मतलब I0 है, ये R2 है, और ये हमारे पास में क्या है, JX2 है। ठीक है, अब देखो यहां पर, चलो आप इससे समझ लो, आप इस वाले से समझ लो। ठीक है, समझना करंट वाले केस को आप यहां पर जो है, अगर आप यहां पर बढ़ समझना, अगर आप यहां पर क्या करोगे, आप रोटर करंट का फॉर्मूला लिख दो। चलो इस वाले से आपको सही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, R2 प्लस JX2 प्लस क्या होगा R एक्सटर्नल। आप ये लिख दो, है ना, कि जब आप क्या करोगे रोटर रेजिस्टेंस लगाओगे, रोटर रेजिस्टेंस लगाओगे तो हमारा रोटर करंट क्या होगा, लिमिट होगा। आप इसे देख लो सिंपली इस सर्किट डायग्राम से, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, स्टेटर इंपीडेंस से एडिशनल रेजिस्टेंस अगर हम इंक्लूड करेंगे रोटर सर्किट में तो व्हाट डज द मोटर एक्सपीरियंस। तो मोटर हमारे पास में क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट को लिमिट कर देगा, है ना, करंट को कम कर देगा। ठीक है, आप उससे देख लो, है ना, करंट को लिमिट करेगा, इससे रहने दो, इस वाले से मत देखो, इस फॉर्मूले से आप देख लो इक्विवेलेंट सर्किट से ना, समझना। हाँ चलिए समझना, इसके अकॉर्डिंग आप देख लो, है ना, समझना। चलिए मैंने क्या बोला कि अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका रोटर करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, रोटर करंट हमारे पास में कम होगा, तो रोटर करंट अगर हमारे पास में कम होगा तो रोटर करंट जो है वो स्टेटर से ही आएगा, तो स्टेटर का करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज वाला आप करेक्ट मान लो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है आप देखो तो यहां पर बात करेंगे अपन, आंसर क्या आएगा, डिक्रीज होगा। चलिए अब सही है, जल्दी से बताओ, अब सही है। चलो एक बार जल्दी से बताओ। हाँ आपका सही हुआ आकाश। चलिए आप इस फॉर्मूले से रिलेट कर लो, है ना, ये फॉर्मूले से आप जो है आसानी से समझ लो, R2 प्लस R एक्सटर्नल, तो बढ़ाओगे तो आपके पास में क्या होगा, यहां पर करंट क्या होगा, रोटर करंट लिमिट हो जाएगा। बुक में बी दिया गया, बुक में बी क्यों, नो चेंज द स्टेटर, नहीं स्टेटर करंट में चेंज आएगा, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है ना, बी तो प्रैक्टिकली रॉन्ग है। बी ऑप्शन जो दिया गया बुक में आकाश वो तो गलत है ना,
वो प्रैक्टिकली गलत है। स्टेटर करंट जो चेंज होगा वो तो फिक्स ही है, वो तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ पर स्टेटर रोटर के करंट पर इंपैक्ट आएगा, रोटर का करंट में इंपैक्ट आएगा तो स्टेटर से जो करंट आएगा उस पर भी इंपैक्ट आएगा। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, उसको अपन सही नहीं मानेंगे ना। चलिए ठीक है, वो गलत है ना आकाश, बी वाला ऑप्शन गलत है बिल्कुल ही। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना। क्लियर? चलिए तो ये आप होमवर्क में करना, इसके आगे जो है अपन कल कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं आपको डीसी वाला क्वेश्चन जो है वो कल कराऊंगा, कल है ना। चलिए तो इसके आगे अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।